वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी समीक्षा अधिकारी और सुपर टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप इसका 4 देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। आज का पहला सवाल, राष्ट्रगान जनगण मन जो है पहली बार कब गाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने एक बार कराया हुआ है, लेकिन इसका दूसरा काउंटर क्वेश्चन भी आता है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहली बार कब गाया गया था, ये 1911 में गाया गया था, लेकिन 3 ऑप्शन में 1911 दे रखा है। अब यहाँ जो है जगह भी दी है, प्लेस दी है, तो इसमें आंसर रहेगा ए ऑप्शन, कलकत्ता। कलकत्ता 1911। तो भारत का राष्ट्रीय गान अब एग्जैक्टली डेट देकर भी पूछता है। एक तो इस तरह से पूछ सकता है, एग्जैक्टली डेट देकर कैसे पूछेगा आपको, देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किस डेट को हुआ, तो इसमें ये एग्जैक्टली डेट है इसकी 27 दिसंबर 1911 को। सबसे पहले जो है ये पहली बार कब गाया गया था, ये कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था, जो इंटरनेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे हर साल उस वक्त। तो 1911 में एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता का अधिवेशन, सबसे पहली बार वहीं इसको गाया गया था। एक सवाल तो बनता है, ये 3 सवाल बन गए यहाँ से। एक बार डेट को पूछ सकता है एग्जैक्टली, एक बार जगह को पूछ सकता है कि जनगण मन किस जगह पर गाया गया था या किस वर्ष गाया गया था। दो सवाल ये हो गए। तीसरा ये है, संविधान सभा द्वारा जनगण मनगढ़ कब एक्सेप्ट किया गया था, उसको कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था। अब सवाल आता है कि राष्ट्रगान को लिखा किसने है। 5वां या 6ठा सवाल इसका, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सवाल एक और सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, दूसरा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जिसे कहते हैं अमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है, याद रखेंगे, पूछा जा चुका है। और भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए, सवाल ये है, तो आंसर भी रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो ये तरीका अगर आप अपनी जो है अपने करियर में या जो भी तैयारी की टाइम पीरियड में आप जो है अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, यही बेसिक्स होते हैं आपके। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेंगे। अब संविधान सभा देखिए राष्ट्रगान को अपनाया तो गया था, लेकिन ये कब, जैसे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस है, ठीक उससे 2 दिन पहले, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ईयर भी सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में बताई गई है। ऐसे ही भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की, आपको मालूम भी हो सकती है, लेकिन सुन लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं इसको। तो देखिए, जो राज्य का राज्यपाल है अध्यादेश कब जारी करता है, वो आर्टिकल 213 में बताया गया है। लेकिन उससे पहले भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल भी बहुत सिंपल दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है, अनुच्छेद 103, गलती हो गई यहाँ पर, अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 यानी 1 2 3 से याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, सीधे नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 याद कर लीजिए एक बार। तो ये हो गया आर्टिकल 123, जिसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये याद कर लेंगे पहले एक। फिर जब गवर्नर, तो क्या है, देखिए सेंट्रल लेवल पर तो क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर किसी स्टेट की बात करेंगे, स्टेट लेवल पर जो है जो सर्वोच्च पद है वो किसका है, गवर्नर का है। ठीक है, तो गवर्नर के लिए भी इसी से मिलता जुलता आर्टिकल एक होना चाहिए। अध्यादेश जारी करने के लिए गवर्नर भी कर सकता है। तो जो शुरू के 2 डिजिट थे हमारे जो राष्ट्रपति वाले में थे, उनके 2 डिजिट को एक्सचेंज कर दीजिए शुरू के, यानी 2 को 1 कर दीजिए, 1 को 2 कर दीजिए, यही दोनों चेंज किए और इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये हो गया आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या बताता है, राज्यपाल इशू करेंगे क्या, एक ऑर्डिनेंस। इस तरह से आप दोनों आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। ये 1 2 3, ये 3 डिजिट से ही बने हुए, 1 2 3 जो स्टार्टिंग के ही हैं, दोनों को मॉडिफाई कर देंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है करंट का क्वेश्चन आपका। वेद विज्ञान नाम की किताब है, इसके लेखक बताने आपको कौन है। वेद विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है और 1 महीना आपके लगभग एग्जाम को 28 दिन है, तो ये पूछा जाना किसी भी एग्जाम में इजीली पूछा जा चुका है और ये जा सकेगा। और ये जो है बुक अगस्त में लॉन्च होने वाली है, अगले महीने में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आचार्य अग्निव्रत नेस्टिक ने ये बुक लिखी है, इसका नाम याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी घटना थी, आंसर होगा होम रूल आंदोलन। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, अभी चलिए देखिए, होम रूल लीग के दौरान बाल गंगाधर तिलक को जो है काफी प्रसिद्धि मिली थी, जिनकी वजह से इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था ये। और होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1916 में हुई थी, एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, और इसका मेन पर्पस जो है वो था भारत में स्वराज स्थापित करना, यानी अपना ही राज, अंग्रेजों को हटाकर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, जो एक क्वेश्चन अभी मैंने लिया था नीलगिरी हिल्स वाला, वही क्वेश्चन है, इसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए ये। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये एक्चुअली है केरला में।
और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। लेकिन अब जो ये है कहाँ एक्चुअली, तो ये है नीलगिरी पहाड़, अभी जो बताया था मैंने, नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी पहाड़, उसी में क्या है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? विश्व के नाम से आएगा या फिर आएगा वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? देखिए, अगर सबसे ज्यादा पाई जाए और ऑप्शन में आपके जल वाष्प हो यानी वाटर वेपर हो तो सबसे ज्यादा यही होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में जल वाष्प गायब है, कुछ और दे रखा है, तो नंबर 1 पे आ जाएगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहली नंबर पे जो है जल वाष्प ही रहेगी, जल वाष्प इज करेक्ट आंसर। तो सब जल वाष्प जो है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, और बाकी आप इसका परसेंटेज पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये याद रखेंगे बस आप। अगला क्वेश्चन देखिए, डेथ वैली जिसे मौत की घाटी भी कहते हैं, ये किस मरुस्थल में, किस डेजर्ट में है, ये बतानी है। मोजावो डेजर्ट है ये, ऑप्शन ए मोजावो डेजर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये जो मरुस्थल है कहाँ कहाँ पर, कैलिफोर्निया, नेवाडा, उठा और एरिजाना, इन सब में जो है, इन एरिया में जो है ये फैला हुआ है डेथ वैली, मौत की घाटी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पूछना है, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। दो दो जोड़े से ऑप्शन दे रखे हैं, पेयर में हैं ऑप्शंस, अब देख लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए ये गुजरती कौन कौन से राज्यों से है भारत के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री होती है, ठीक है, इक्वेटर से ऊपर होगी ये नॉर्थ में। अभी दिखाता हूँ लोकेशन भी, देखिए ये पहले ये राज्य देख लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये कुल 8 राज्यों से पास होती है भारत के। सवाल आता है कि जो है ये कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, होकर गुजरती है, तो आंसर होगा 8, अगर इस तरह से पूछेगा। अगर पूछेगा कि पूर्वी जो भारत के उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, उनमें से कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसमें नंबर अगर पूछेगा तो 2 होंगे, और वो नाम अगर पूछेगा तो त्रिपुरा और मिजोरम होंगे। अब मैं दिखा देता हूँ इनको भी, ये आप दिमाग में भर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये मैं बता देता हूँ, ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ में 7 कंटिनेंट्स आपको दिख रहे हैं। इमेजिन, एक्चुअली ये इक्वेटर और ये सब जितनी भी लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूड या फिर लैटिट्यूड, ये सब जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ पर खींची जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये अगर इसके बीचों बीच से हम एक लाइन खींच दें अर्थ के बीचों बीच से, ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री साउथ, ये कहलाती है आपकी इक्वेटर, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं हिंदी में। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये नॉर्थ साइड हो जाएगी, इसके नीचे आएंगे तो ये साउथ साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ साइड में एक लाइन खींचे 23.5 डिग्री की यहाँ पर, तो ये आपकी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है। और अगर इसके नीचे ही 23.5 डिग्री पर साउथ में एक लाइन खींचे इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनेशन है, ठीक है, तो ये कहलाती है 23.5 डिग्री के साउथ एरिया में, ये कहलाएगी मकर रेखा। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा इक्वेटर जो है इंडिया से पास नहीं होती है आपको। इंडिया कहाँ है, ये रहा, देखिए इंडिया ऊपर रह गया। तो सवाल आता है कि क्या विषुवत रेखा इंडिया से होकर गुजरती है? सवाल आएगा, आंसर आएगा नहीं। तो कौन कौन से कंटिनेंट से गुजरती है? देखिए, साउथ अमेरिका कंटिनेंट से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है, अफ्रीका से होकर भी गुजर रही है, और किससे होकर गुजर रही है, एशिया में भी जा रही है, लेकिन कुछ देशों में है एशिया के, ठीक है। यूरोप तो बिल्कुल ही खाली है। और यहाँ देखिए इस तरह से पास हो रही है। तो इंडिया से जो है इक्वेटर पास नहीं होती है, बट ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा है, ये होकर गुजरती है कहाँ से, ये इंडिया से होकर गुजरती है। ये देख रहे हैं आप, ये इंडिया का मैप है, ये इस हिस्से से होकर गुजर रही है। अब इसको देख लीजिए कौन कौन से राज्यों को छू रही है, ये छूती हुई निकल रही है। 8 राज्य अभी बताए हैं नाम उनके। यहाँ देख लीजिए, गुजरात बताया था, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ रहेगा, झारखंड रहेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा। अब ये आ जाइए, 2 जो राज्य मैंने बताए थे, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये रेड कलर का जो है त्रिपुरा है, और ये मिजोरम जो है ऑरेंज कलर में है, ठीक है। तो ये 2 राज्य हैं आपके जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। बाकी 6 जो हैं यहाँ पर है, मेनलैंड इसके जो है, मेनलैंड ही हैं ये भी दोनों, लेकिन ये उत्तर पूर्व में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के आंकड़े जो जारी हुए थे उसमें भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये इसका आंसर होगा हिंदी। पहले जो है 41% लोग हिंदी बोलते थे, ठीक है, अब जो है इसके डेटा के अकॉर्डिंग हो गया है 46.63%। याद रखेंगे डेटा। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 तरह से पूछा जाता है, मैंने 1-2 तरीके से पहले बताया इसको। तो ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इन्होंने आइडिया दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट, किसका, रिपोर्ट का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आइडिया इन्हीं का था। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और ये जो है पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, इसी के लिए इनको जाना जाता है। अगला सवाल है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, डाचीगाम नेशनल पार्क है ये, ठीक है, और ये बारासिंगा के लिए ज़्यादा फेमस है।
एक सवाल और देखिए, 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था, शिवाजी ने एक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई हुई थी, उसका नाम एक्चुअली क्या था, वो अष्टप्रधान था। तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। किस बीमारी में जो है मेमोरी लॉस यानी कि स्मरण शक्ति खत्म होती जाती है, तो उस बीमारी का नाम बताना है। सही सवाल है, कई बार पूछा भी गया है ये। तो इस बीमारी का नाम है एमनेशिया, ठीक है। तो एमनेशिया में होता क्या है, जो स्मरण शक्ति होती है हमारी, मेमोरी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है। तो ये चोट लगने की वजह से होता है या फिर ड्रग्स लेने की वजह से भी हो सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है। बैक्टीरिया का नाम बताना है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पंखड़ियों के बिना फूलों में जो है परागण कैसे होता है। पॉलिनेशन की बात कर रहा है इसमें। पॉलिनेशन जो है फ्लावर्स में जो है किस तरह से होता है, अगर पंखड़ियों को कंसिडर ना करें तो, ठीक है। तो ये होता है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा। आंसर ए रहेगा। अगला सवाल देखिए, हाइपोग्लाइसी और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द जो है किससे संबंधित है। तो ये दोनों हैं शुगर से संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन बी है ब्लड शुगर। तो हाइपोग्लाइसीमिया और हाई शुगर को कहते हैं, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया जो है लो शुगर को कहते हैं। दोनों के नाम अलग अलग पूछे जाते हैं कि हाई शुगर इनमें से किसको कहा जाता है और लो शुगर इनमें से किसको कहा जाता है। अगला है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों की रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। तो रेड डेटा लिस्ट में क्या होता है, जो प्रजाति एनिमल्स की प्रजातियां या फिर प्लांट्स की प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पर हैं, दुनिया से जो है बस थोड़े ही बची हैं, उनको जो है लिस्ट करता है रेड डेटा लिस्ट में कौन, IUCN। मैं बता चुका हूँ इसको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बनते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपके, देख लीजिए इनको। तो ये इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है। सर्वाधिक यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं वो है महाराष्ट्र की साइटें। तो 5 धरोहर स्थल हैं जो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। अब 5 के नाम देख लीजिए, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट बिल्डिंग। ये 5 चीज़ें हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। अब सवाल ये आता है कि एलिफेंटा की गुफाएं इनमें से किस राज्य में स्थित हैं। तो एक सवाल तो ये हो गया, एलिफेंटा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। दूसरा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, वो भी महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं, ये 5 के 5 अलग क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। और आखिरी इमारत को कब ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये अभी फिलहाल की ही बात है, 30 जून 2018 को। तो ये आपका करंट अफेयर्स भी हो गया इसमें, इस तरह से याद रखेंगे। चंगेज खान, अगला सवाल है, चंगेज खान किसके समकालीन था। तो जब चंगेज खान जो है इल्तुतमिश, इंडिया में जो है इल्तुतमिश रूल कर रहा था, तो उस समय ही जो है कंटेम्प्रेरी इसके कौन था, चंगेज खान। अगला सवाल देखिए, चौगान यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से जो है गिरने के कारण किस राजा की मृत्यु हुई, किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये चारों जो हैं किसके हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, ये सब हैं दिल्ली सल्तनत के शासक। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का राजा था, उसकी मृत्यु ये पूछी जाती है 1210 में चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अलाई दरवाज़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो है दिल्ली का राजा कौन था। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। तो एक सवाल आता है, विजयनगर जो है साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर बुक्का ने की थी 1336 में। और दिल्ली सल्तनत पर उस वक्त जब ये विजयनगर की स्थापना हुई थी, उस वक्त जो है मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन, इसमें करंट और हमने थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश की थी। तो ये वीडियोस आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिए। थैंक यू।